क्या स्रोत है, तो मुख्य रूप से चीनी स्रोत आते हैं, इसमें भारतीय ग्रंथों में स्रोत आता है और लेखी साक्ष्य में इसके अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। और सभी साक्ष्य कहते हैं कि मुख्य रूप से मध्य एशिया की एक स्किथी जनजाति, और जो ये स्किथी जनजाति खानाबदोश जीवन बिताते थे और ये बड़ी बर्बर जनजाति। सभी किताबों से साक्ष्य मिलता है कि सभी स्किथी तो शक नहीं थे, लेकिन सभी शक स्किथी थे, यानी स्किथी जितने भी आए थे सब भारत में जो भी शक थे सब स्किथी जाति के समूह थे। अब ये कहा जाता है सब पहले चीनी स्रोत में देखा जाए तो दो किताब हैं, एक पानकू द्वारा रचित किताब C.N. हानसू और फान ए द्वारा रचित हाउ हुन सू, ये दो किताब थी। इन दोनों किताबों से जो साक्ष्य मिले उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि जो शक थे मुख्य रूप से 4 देशों में इनका विस्तार था। एक सीर नदी थी, सीर नदी, उस सीर नदी किनारे चारों बसे हुए देश पे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इन चारों स्थान पे लोग रहते थे। एक वहां अन्य जनजाति आई जिसका नाम था यूची जनजाति। सबसे पहले यूची जनजाति वहां आई और यूची जनजाति से और इस स्किथी जनजाति के बीच युद्ध हुआ, तो ये स्किथी जनजाति पराजित हो गई और ये प्रवेश कर गए भारत एशिया की तरफ। एशिया में पहले कुछ स्थान जब वहां पर बटे तो चले, कुछ स्थान चले गए अफगानिस्तान, कुछ चले गए ईरान। अफगानिस्तान लोग आराम से रहना चालू किए, कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन ईरान में इनको फ्रादुती और आर्तबान नामक शासक मिले जिससे इनको युद्ध लड़ना पड़ा और इन्होंने दोनों को पराजित किया। परंतु वहीं के एक शासक और था जिसका नाम था मिथ्रादातस। क्या नाम था? मिथ्रादातस। उन्होंने शकों को पराजित कर दिया। जब शकों को पराजित कर दिया तो फिर वहां से वापस भाग लिए और अफगानिस्तान के प्लेस है सिस्तान, एकदम बॉर्डर है, वहां पर जाकर के लोग रहना चालू कर दिए। यहाँ उनको युद्ध बिल्कुल नहीं लड़ना पड़ा, आराम से रह रहे थे। फिर क्योंकि इनकी जनसंख्या बढ़ी और इनके रहने की समस्या बढ़ी तो ये फिर वहां से आगे बढ़े कांधार की तरफ। फिर एक दर्रा है जिसका नाम है बुनाल दर्रा, ये बोलन दर्रे से होते हुए सिंधु नदी घाटी की सभ्यता तक पहुंची। सिंधु घाटी नदी तक पहुंचे तो वहां पे आस पास रहना चालू कर दिया और वे वहां पर अस्थायी रूप से रहना चालू कर दिया। ये दो भागों में क्यों बटे? क्योंकि जब ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान से हटे वहां से तो ये चले आए तक्षशिला में। तक्षशिला में जब ये पहुंचे वहां पर तो यूची जनजाति उनको वहां भी खदेड़ ली। तब इनके मन में यह हुआ कि अगर 2-3 भागों में बढ़कर जाएंगे तो यूची जनजाति के पीछा नहीं कर पाएगी। ये 2 भागों 3 भागों में बढ़ गई। ये था हमारा चीनी स्रोत जो प्रदर्शित कर दिया, बताता था कि ये मुख्य रूप से कहां रहने वाले थे और क्या क्या इनका स्रोत था। उसके बाद अन्य जो स्रोत मिलता है इनका जो 5 भाग में 5 शाखा बटे, एक शाखा अफगानिस्तान में गया और 4 शाखा भारत में चली गई। भारतीय ग्रंथों में स्रोत देखा जाए तो रामायण में इसका स्रोत है, महाभारत में इसका स्रोत मिलता है, पतंजलि के महाभाष्य में इनका स्रोत मिलता है, कात्यायन की किताब है अभिधर्म ज्ञान प्रस्थानम, इसमें इसका स्रोत है, भारतीय पुराण में इनका स्रोत मिलेगा, हर्ष चरित्र में है, काव्यमीमांसा में है, अन्य किताबों में इनका स्रोत मिलता है। एक जैन ग्रंथ है जो सबसे बड़ा स्रोत इसका है, जैन ग्रंथ, उसका नाम है कालकाचार्य। उस जैन धर्म के अनुसार क्या है कि एक जैन मुनि थे जिनका नाम था कालक और उज्जैनी का शासक उस समय था गर्दभिल। उसके दरबार में गए थे और गर्दभिल जो है शैव संप्रदाय को मानने वाला था और एक जैन संप्रदाय के थे। तो जैन संप्रदाय को जो कालक ऋषि थे उन्होंने उसकी बेइज्जती किया। किसने? गर्दभिल ने। तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने शकों को अपने यहाँ आमंत्रित किया और शक यहाँ पर आए और गर्दभिल को पराजित कर दिया। ये कहा जाता है कि गर्दभिल का जो पुत्र विक्रमादित्य उसने शकों को भी पराजित करके यहाँ से हटा दिया और विक्रमी संवत की शुरुआत। तीसरा साक्ष्य मिलता है वो होता अवलेखी साक्ष्य। उसमें देखा जाए तो नाहपान का गुहा लेकर, नाहपान भी एक शासक था शक वंश का, रुद्रदामन भी शक वंश का था, राजूर का सिंह स्तंभ लेख, ऐसे कई सारे स्तंभ लेख हैं जो 3 प्रमुख हैं। नाहपान का गुहा लेख, रुद्रदामन का अंधोलेख और राजूर का सिंह। अगर इनका शासन देखा जाए भारत में शासन कहां से कहां तक किए थे तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये जब ये भारत में आए तो इनकी 4 शाखा भारत में आई थी, 4 शाखा। इस 4 शाखा को इन्होंने भारत में 2 भागों में बांटा। ये खुद को क्षत्रप कहते थे। क्षत्रप ये जो है
ईरान का शब्द था जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा। ये खुद को क्षत्रप कहते थे। तो ये क्षत्रप दो भागों में बटे, एक उत्तरी क्षत्रप, दूसरा पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में दो प्लेस आता था जिसका नाम था तक्षशिला और मथुरा, दो प्लेस था। और पश्चिमी क्षत्रप में था नासिक और उज्जैनी, दो प्लेस थे। इन शासकों में देखा जाए तो उत्तरी क्षत्रप में मुख्य रूप से शासन करने वाला जो व्यक्ति था वो था लियाक, तक्षशिला पर शासन करने वाला था लियाक और कुछ लोग। और मथुरा में थे हगामस, हगान, नहपान, ये शासन करने वाले थे कहाँ पे? मथुरा में। पश्चिमी देखा जाए पश्चिमी क्षेत्र में नासिक में भूमक और नहपान था, उज्जैनी में चष्ट्रक था। ये मुख्य रूप से थे। और इस पूरे के पूरे शक वंश का सबसे अच्छा और सबसे पंडित और सबसे विद्वान जो शासक था वो था रुद्रदामन, जिसको जूनागढ़ अभिलेख उसका साक्ष्य मिलता है। वो कहा जाता है कि जो रुद्रदामन था वो संस्कृत का अच्छा विद्वान था, व्याकरण अच्छी जानता था, राजनीति अच्छी जानता था, संगीत का विद्वान था, तर्कशास्त्र का भी पंडित था। और जितने भी थे सब में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा पंडित थे वो किसके अंदर था? रुद्रदामन। इन शकों का विनाश कैसे हुआ? तो तक्षशिला और मथुरा का शकों का नाश किया विक्रमादित्य ने। नासिक के शकों का विनाश किया गौतमपुत्र सातकर्णी ने। और उज्जैनी के जो थे शक उनका विनाश किसने किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस तरह ये शक